आज हम बात करेंगे क्लास 10 की इकोनॉमिक्स के अंदर एक चैप्टर है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। कौन सा है? भारतीय अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रक आते हैं? उसके अंदर अपना नाम आता है 3 क्षेत्रकों का। कितने क्षेत्रकों का नाम आता है? 3 का। 3 क्षेत्र आते हैं। कौन से आते हैं? 3 क्षेत्र। कौन कौन से आते हैं वो सब आप सबको पता होगा। कौन कौन से? प्राथमिक और तृतीयक। हाँ, पहला क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा आता है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा कौन सा आएगा? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र। प्राथमिक को कृषि क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को हम कहेंगे कृषि क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? और द्वितीय क्षेत्र को कहेंगे औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहेंगे? औद्योगिक। हाँ। आगे 3 बात समझ में। देखो क्या है, पढ़ रहे हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र के अंत है? कितने क्षेत्र है? 3। पहला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। ठीक है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का था? प्राथमिक क्षेत्र का। क्योंकि हमारे देश के पास सबसे ज़्यादा कौन सी सुविधा थी? कृषि करने की। ठीक है, कृषि की सुविधा सबसे अच्छी थी, तो सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का था? प्राथमिक क्षेत्र का। फिर धीरे धीरे किसका योगदान ज़्यादा बढ़ा? द्वितीय क्षेत्र का। लेकिन अब वर्तमान क्षेत्र में किसका योगदान सबसे अधिक है? तृतीयक क्षेत्र के अंदर। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो सारी गतिविधियां जो सबसे इंपॉर्टेंट गतिविधियां होती है किसके अंदर सम्मिलित होती है? तृतीयक क्षेत्र के अंदर सम्मिलित होती है। आई बात समझ में? अब देखो आगे बात करते हैं। ये लिखा? फिर बात करते हैं अपन प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां आती है। ठीक है, तो पहला अपन हेडिंग डालते हैं प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर क्या होगा कि वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से प्राप्त करेंगे। किसके रूप से प्राप्त करेंगे? प्राकृतिक रूप से। प्रकृति से हमें प्राप्त होगी। किससे हम प्राप्त करेंगे? प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रूप से वस्तुओं को प्राप्त करना। प्राकृतिक रूप से क्या होगी? कृषि। क्या होगी? कृषि। हाँ, कृषि हो गया। पशुपालन। मत्स्य पालन। हाँ, मत्स्य पालन। पशुपालन हो गया। मत्स्य पालन। डेयरी। डेयरी से आपके औद्योगिक क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दूध निकल रहा है गायों से, लेकिन कहाँ जा रहा है? उद्योग के अंदर जा रहा है ना, डेयरी के अंदर। तो ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं हम। कौन सा क्षेत्र कह सकते हैं? कृषि क्षेत्र। क्योंकि कृषि की सारी जो गतिविधियां होती है ना, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत होती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होती है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कह सकते हैं? कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? प्राथमिक क्षेत्र। अब एग्जामिनर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन सीधा सा ये आएगा कि आप औद्योगिक क्षेत्रों से क्या समझते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से क्षेत्र है? 3 क्षेत्र के। तीनों क्षेत्रों के नाम और तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है वो लिखनी है। ठीक है, तीनों चीज़ें लिखोगे, फिर उसका थोड़ा थोड़ा आपको वर्णन करना है। 2 नंबर का 3 नंबर का जितना भी सवाल आएगा राइट हो जाएगा। देखो फिर आपके आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? हाँ, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है बताता हूँ। ये चीज़ उतार ली। देखो फिर देखो द्वितीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र का उपनाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र। देखो यहाँ से हमने कृषि की,
कृषि की, किसका उत्पादन किया हमने? गन्ना का उत्पादन किया। किसका उत्पादन किया? गन्ना। गन्ना था, गन्ना का हमने उत्पादन कर दिया। गन्ना हमने कहाँ दे दिया? कंपनी के अंदर। हाँ, विनिर्माण। तो कंपनी के अंदर क्या होगा? उसका निर्माण होगा। क्या बनेगी? शक्कर बनेगी। ठीक है, क्या बन रही है? शक्कर। शक्कर का कौन उपयोग करेंगे? हम लोग उपयोग करेंगे। बाजारों के अंदर आएगी, बाजार से हमें क्या मिलेगी? सेवा मिलेगी। तो शक्कर कहाँ जाएगी? बाजार, मार्केट के अंदर। बाजार को हम कौन से सेक्टर कहेंगे? तृतीय क्षेत्र। थर्ड सेक्टर कहेंगे, क्योंकि बाजार के अंदर चीज़ें आ रही है, बाजार से हम इसका उपभोग कौन करेगा? हम लोग करेंगे। तो इस प्रकार से औद्योगिक इकाई चलती है। यदि किसी एक भी क्षेत्रक नहीं होगा ना, तो तीनों क्षेत्रकों की ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तीनों किसी काम के नहीं रहेंगे। यदि एक क्षेत्रक अनुपस्थित है तो दो क्षेत्रक किसी काम के नहीं है। सीधी सी बात है। यदि गन्ना ही नहीं होगा तो कंपनी के पास पहुंचेगा कहाँ से? और कंपनी के पास पहुंचेगा ही नहीं, शक्कर ही नहीं बनेगी तो बाजार में कैसे आएगी? तो सीधी बात है, यदि एक क्षेत्रक भी नहीं होगा तो क्या होगा? दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? आगे देखो, इसके अंतर्गत ही द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत और चीजें बताता हूँ। ठीक है ना? ऐसा क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का विनिर्माण किया जाता है, उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं अपन? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। लिखो फटाफट। फिर आता है आपका तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है? तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हेडिंग डालो, तृतीयक क्षेत्र। उपनाम क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होगी कि प्राथमिक क्षेत्रक व द्वितीयक क्षेत्रक। कौन से क्षेत्रक? प्राथमिक क्षेत्रक व द्वितीयक क्षेत्रक की जो गतिविधियां हैं वो किसके अंदर सम्मिलित होगी? तृतीयक क्षेत्र के अंदर। तो हम लिख सकते हैं सीधा सा आंसर इसके आगे कि प्राथमिक क्षेत्रक व द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। कौन सी गतिविधियों को? प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। देखो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएगी, उदाहरण के रूप में हम जानते हैं। बैंकिंग क्या आएगी? बैंकिंग कौन सा सेक्टर है? तृतीयक क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्र है? तृतीयक क्षेत्रक। परिवहन जैसे रेल हो गया, संचार। हाँ, परिवहन हो गया, संचार के साधन, टेलीफोन, ऐसी सारी वस्तुएं जो हमें क्या प्रदान करती हैं? सेवाएं प्रदान करती है। वो सब किसके अंदर आ जाएंगी? तृतीयक क्षेत्र के अंदर। जैसे बैंकिंग हमें सेवा दे रही है, दे रही नहीं दे? सीधी सी बात। ठीक है। परिवहन, आप रेलवे में बैठ जाओ तो आपको सेवा दे रही कि नहीं दे रही? सीधी सी बात है, रेलवे आपको सेवा दे रही है। और क्या चीज़ है? और आपके बस के अंदर बैठ जाओ, बस भी आपको सेवा दे रही है, सेवा के बदले पैसे ले रही है। सीधी सी बात है। ठीक है। संचार, टेलीफोन भी तो आपको सेवा ही तो दे रहा है, आप बात कर सकते हो किसी एक दूसरे से। ठीक है ना? हाँ, तो ये सारी क्या है? सेवा क्षेत्र। जो वस्तुएं हमें सेवा प्रदान करती है उनको हम किसके अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। आई बात समझ में? हाँ, देखो इसके अंतर्गत आपके डॉक्टर भी आ जाएगा। क्या आएगा? डॉक्टर। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर भी आ जाएगा। तो अध्यापक भी कौन से सेक्टर में आएगा? हाँ। अब आपके एग्जामिनर सवाल बना सकता है, एग्जाम बनाएगा कि डॉक्टर, अध्यापक किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आपको डॉक्टर और अध्यापक तो क्या है?
सेकंड क्षेत्र में डाल देते हैं? नहीं। कौन से क्षेत्र में आएंगे? तृतीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में आएंगे? तृतीय। याद रखना है ना। अब देखो आगे, देखो अब आज़ाद हुए थे हम, जब भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के समय है ना कितने क्षेत्रक थे? 3 क्षेत्रक तो उस समय ही थे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का था? समय सर्वाधिक योगदान, आज़ादी के समय सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का? प्राथमिक। कौन से क्षेत्र का था? और सबसे कम तृतीय क्षेत्र का। ये बात समझ में? सबसे ज्यादा तो कौन से क्षेत्र का था? प्राथमिक क्षेत्र का। और सबसे कम? क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था तो भारत एक कृषि प्रधान देश था। कैसा देश था? भारत के अंदर ज़्यादातर लोग क्या थे? किसान थे, खेती करते थे, इसलिए भारत के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का। अब देखो एक सवाल अच्छा कॉन्सेप्ट के हिसाब से आ सके तो देखो कि किसी भी देश के विकास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सेक्टर योगदान देता है? यदि किसी देश का विकास करना है तो उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण योगदान सेक्टर कौन सा होगा? तृतीय क्षेत्र, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होगा? तृतीय क्षेत्र का, ठीक है ना, याद रखना अच्छा सा। लेकिन भारत के अंदर तो कौन सा था? प्राथमिक था। फिर सबसे कम कौन सा था? तृतीय। लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र। तो अब लिख सकते हैं, नीचे लिख लो, वर्तमान में सर्वाधिक योगदान कौन से क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। पूछे कितना है तो 53%। कितना परसेंट है? 53%। हाँ, 53% किसका योगदान है? तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। और सबसे कम किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे कम किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। सबसे कम योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का है। फिर आपको एक बता दो जीडीपी, ठीक है। जीडीपी को कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लिखो, ये लिखा बेटा दूं? सकल घरेलू उत्पाद। GDP क्या कहेंगे? ग्रॉस, GROSSE, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें मिस्टेक हो जाए देख लेना, ठीक है ना। प्रोडक्ट, जीडीपी किसी विशेष वर्ष में, किसके अंदर? किसी विशेष वर्ष में, किसी विशेष वर्ष में। देखो कोई भी एक वर्ष होता है निश्चित, जैसे अपन का जो ये ईयर चल रहा है तो ये भी एक क्या है? निश्चित वर्ष है, ठीक है। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, हाँ, उत्पादित वस्तुओं के अंतिम मूल्य कौन सा मूल्य देखना है अपन को? अंतिम मूल्य। किसी वस्तु का क्या कौन सा मूल्य है? अंतिम मूल्य। उस वर्ष में देश में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। अंतिम मूल्य क्या करेगा? उस देश में उत्पादन का मूल्य तय करता है। उसे ही हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहते हैं। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, मतलब एक निश्चित सीमा के अंदर जो भी चीज़ उत्पादित होगी ना उसको ही हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे, ठीक है। देश की सीमा के अंदर एक साल में। लिखो फटाफट।
अब देखो आगे, तीनों क्षेत्रकों को सुविधाएं कहाँ से मिलती है? सबसे इंपॉर्टेंट, तीनों क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र को माना जाता है? प्रत्येक क्षेत्र को माना जाता है। लेकिन तीनों क्षेत्रों में जैसे प्राथमिक क्षेत्र है वो किसको सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा? द्वितीयक और तृतीयक को। प्राथमिक किसको देगा? द्वितीयक। द्वितीय किसको देगा? तृतीयक को। मैं कहता हूँ कि मैं द्वितीय क्षेत्र को खत्म कर देता हूँ, नॉट पॉसिबल। तो क्या काम चलेगा? नहीं, क्योंकि तीनों क्षेत्र क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है। यदि एक भी क्षेत्र को कम कर दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था का नुकसान हो जाएगा, अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो आगे, फिर उसके अंतर्गत आपके आगे एक दिया हुआ है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। क्षेत्र तीनों समझ में आ गए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ होती है बता दिया मैंने, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ होती है बता दिया मैंने, और तृतीयक क्षेत्र के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ होती है वो भी बता दी। अब देखो आगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न खुली। अब देखो समझना क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे आप सभी लोगों के पास एक खेत है। क्या है? अब खेत के अंदर आप काम कर रहे हो, काम कितने लोगों का है? एक जने का काम है। अब चारों लोग मिलकर वहाँ पर क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। रोजगार तो है, लेकिन कैसा है? प्रच्छन्न है, मतलब फिक्स नहीं है। क्या है? एक जने का ही काम है, लेकिन कितने लोग मिलकर कर रहे हैं? 4 लोग। तो ऐसी बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। आई समझ में? ठीक है ना, क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। हाँ, कि क्या होता है? काम एक जने का होता है, परंतु कार्य अधिक लोग करते हैं। ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। जैसे देखो, आप लोग काम कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, आप लोग काम कर रहे हैं, खेत के अंदर काम कर रहे हो, अब तो काम कर रहे हो, लेकिन कुछ समय के लिए काम करोगे, उसके बाद तो काम क्या, खेत के अंदर खेती होगी, फसलें काट दी, उसके बाद तो काम ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा कि प्रत्यक्ष रूप से तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या है? बेरोजगार है। उसी बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी भी कह सकते हैं हम? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जा सकता है। आई बात समझ में? लिखो, इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना। कौन सी? महात्मा गांधी हाँ राष्ट्रीय ग्रामीण। हाँ, वही नरेगा कहते हैं ना, मनरेगा। ठीक है, पहले नरेगा नाम था, क्या नाम था? नरेगा। और फिर 2009 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? मनरेगा। क्या कर दिया? हाँ, मनरेगा कर दिया। 2009 में शुरू हुई थी? नहीं, 2005 में शुरू हुई थी। शुरू कब हुई थी? 2005 में, लेकिन इसका नाम बदल दिया। 2009 में नाम बदल के क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया। इसके अंतर्गत 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध करवाना। कितने दिन तक? 100। 2005 के अंदर योजना की शुरुआत हुई नरेगा के नाम से, और 2009 में नाम बदल के क्या कर दिया? मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है ना, फिर पहले तो रोजगार गारंटी योजना था, फिर उसका नाम बदल के क्या कर दिया? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। और इसी के तहत वर्तमान के अंदर अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 100 दिन का रोजगार कंप्लीट हो जाएगा तो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 25 दिन का रोजगार अलग से दिया जाएगा। कितने दिन का योगदान अलग से देंगे? 25 दिन का। ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित। देखो, शिक्षित बेरोजगारी क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये लिखा, मिटा दो। फिर है शिक्षित बेरोजगारी। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने पढ़ाई कर ली, बीए किया, बीएड किया, एमए किया, पीएचडी कर ली, सब कुछ कर लिया, आपने पूरी पढ़ाई कर ली, फिर भी आप क्या हो? बेरोजगार हो, आपके पास कोई भी काम नहीं है। तो इसको, ऐसी बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी कहेंगे? शिक्षित बेरोजगारी। मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी रोजगार नहीं मिलना, उसी को ही कौन सी बेरोजगारी कहते हैं अपन? शिक्षित बेरोजगारी। तो हम क्या लिख सकते हैं? पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उच्च डिग्री हासिल करने के बाद भी रोजगार मिलना। हाँ, होने के बाद भी
करना मिलने से बाद भी रोजगार का ना मिलना, रोजगार का ना मिलना, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहेंगे? शिक्षित बेरोजगारी। फिर अपन बात करेंगे संगठित व असंगठित क्षेत्र। किसके बारे में बात करेंगे? संगठित और असंगठित क्षेत्र। ये पढ़ते ही अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। लिखो शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। अब ऐसे बना लेना, आप इंडेक्स बनाना है ना, बनाता हूँ ऐसे। संगठित क्षेत्र, दूसरा करेंगे असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र, क्षेत्र 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 बातें क्षेत्र लिख दो, क्षेत्र लिखो। देखो संगठित, सरकार का जो भी क्षेत्र होगा ना उसको संगठित क्षेत्र कहेंगे। संगठित क्षेत्र का मतलब आपको निश्चित रोजगार। क्या है? निश्चित रोजगार। पहला पॉइंट तो क्या है? निश्चित रोजगार। ठीक है, मतलब पहला लिख दो सरकारी क्षेत्र। क्या है? सरकारी क्षेत्र। और ये क्या होगा? प्राइवेट। क्या होगा? सरकारी। और ये हो जाएगा प्राइवेट क्षेत्र। इसे निजी क्षेत्र कह सकते हैं। हाँ, प्राइवेट या दूसरा लिख सकते हैं निजी क्षेत्र। ठीक है। इसके अंदर क्या सरकारी क्षेत्र का है? इसके अंदर सबसे चीज़ का फायदा निश्चित रोजगार। क्या होगा? निश्चित, आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो क्या होगा? निश्चित रोजगार। निश्चित। और यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित रोजगार। कभी भी आपको धक्का देके बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो क्या होगा? अनिश्चित रोजगार। अनिश्चित रोजगार। यहाँ पर काम करने के घंटे क्या होंगे? निश्चित होंगे। सरकारी क्षेत्र का है तो आपको निश्चित है 5 घंटे का काम करना, तो 5 घंटे आपको काम करना। तो कार्य के घंटे निश्चित, कार्य के घंटे निश्चित। और यहाँ पर कार्य के घंटे अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित। कार्य के घंटे क्या हो जाएंगे? अनिश्चित हो जाएंगे। देखो फिर आगे और क्या होगा? कार्य घंटे अनिश्चित हो जाएंगे। यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेगी। कौन सी? सारी सुविधाएं। हाँ, सभी प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। और यहाँ पर क्या नहीं मिलेगी? सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। ये बात समझ में कि निजी क्षेत्र का और असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के अंदर देखो यहाँ पर शोषण क्या होगा? कम होगा। शोषण का मतलब समझते हो ना कि मतलब आपको ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, तो क्या होगा? शोषण कम होगा। शोषण कम होगा। क्या होगा? शोषण कम होगा। और यहाँ पर क्या होगा? आदमी का शोषण अधिक होगा। क्या होगा? शोषण अधिक होगा। यहाँ पे निश्चित समय के अंदर आपको क्या मिलेगी? छुट्टी मिलेगी। ठीक है, संडे आ गया आपको क्या मिल जाएगी? छुट्टी मिल जाएगी। और यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है संडे है या मंडे है, रोज करो काम। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या होगा? निश्चित समय के बाद अवकाश। निश्चित समय पश्चात अवकाश।
लेकिन यहाँ पर निश्चित समय के बाद अवकाश नहीं। आई बात समझ में? अब देखो चीज़ को समझना थोड़ी सी। क्या होगा? सरकारी क्षेत्र, संगठित क्षेत्र कैसे होता है? सरकारी क्षेत्र किसी सरकार का अधिपति होता है। सरकारी नौकरी वगैरह किसके अंदर आती है? संगठित क्षेत्र के। असंगठित क्षेत्र प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, कोई भी कंपनी वगैरह होगी वो सब किसके अंदर आएगी? असंगठित क्षेत्र के अंदर। यहाँ पर क्या होगा? रोजगार की स्थिति निश्चित होगी कि आपको फिक्स है कि रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपको रोजगार एक बार मिल गया तो आपका रोजगार कभी खत्म नहीं होगा। फिर इस क्षेत्र के अंदर क्या होगा? अनिश्चित रोजगार, आपको कभी भी यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। फिर क्या है? कार्य के घंटे क्या है? निश्चित है। यहाँ पर जैसे 5 घंटे आपको काम करने हैं तो 5 घंटे काम करना है। आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, ठीक है, बोनस मिलेगा। लेकिन कार्य के घंटे क्या है? अनिश्चित है। आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। फिर क्या? सभी प्रकार की क्या है? सुविधाएं, मतलब जैसे बीमा मिलता है, ये सारी सुविधाएं कौन देती है? सरकारी क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त नहीं होगी। फिर क्या है? शोषण कम होगा। निश्चित घंटे काम करेंगे तो क्या होगा? शोषण कम होगा। और यहाँ पर शोषण अधिक होगा। ज़्यादा काम करवाया जाएगा, अत्याचार किए जाएंगे उनके ऊपर, तो शोषण क्या होगा? अधिक होगा। यहाँ क्या है? निश्चित समय के बाद क्या मिलेगी? छुट्टी मिलेगी, ठीक है। संडे आ गया तो अवकाश मिल जाएगा, ठीक है। यदि कोई छुट्टी आ गई, गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया तो अवकाश मिल जाएगा। और निश्चित समय के पश्चात अवकाश नहीं। इसके अंदर क्या नहीं मिलेगा? अवकाश नहीं। चैप्टर हुआ कंप्लीट, ठीक है। इससे बाहर सवाल आपके आएगा नहीं। कौन कौन सी चीज़ें बता दी? एक तो संगठित क्षेत्र बता दिए, कौन कौन से क्षेत्र। बेरोजगारी बता दी, कौन कौन सी? प्रचन, हाँ। जीडीपी बता दी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद संगठित व असंगठित क्षेत्र का बता दी। चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। ओके।